गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़े एक्टिव हो जाओ, एक डेढ़ दो घंटे पढ़ते हैं अच्छे से, नया टॉपिक है इसीलिए, ठीक है। हाँ नया टॉपिक है, कल का कल खत्म हो गया। हाँ बेटा ढंग से एक्टिव होके बैठ जाओ, पानी वानी पीना हो तो पी लो, सीधे बैठो। पढ़े चलो। तो देखो अपन अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 कंप्लीट किया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर उसमें गैल्वेनिक सेल बोलो, उसको डैनियल सेल बोलो, इतना कंप्लीट किया है, ठीक है। तो एक ब्रीफ तुम बस इतना समझ लो कि देखो अभी तक क्या पढ़ा अपन ने, इलेक्ट्रो केमिकल सेल या फिर उसको गैल्वेनिक बोलूं या जो बोलना है, ठीक है। ये ऐसे ही चल रहा है क्या? हाँ अब ठीक है, समझ गए। इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल, इसमें एक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, नर्व्स इक्वेशन मेन इंपॉर्टेंट आती है। ई नॉट ईएमएफ तो ठीक है, फाइनली क्या आएगा इससे, नर्व्स इक्वेशन। क्लियर है। इसके बाद अब जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे, और इसमें दो अलग अलग डब्बे बन रहे थे ना, मतलब दो अलग अलग हाफ सेल लग रही थी, समझ गए। अब सेकंड वाली जो पढ़ेंगे वो क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अभी जब पढ़ लोगे तो इसमें फाइनली तुमको एक नया रूल आएगा, जैसे उधर था ना नर्व्स इक्वेशन, यहाँ पे आएगा फैराडेज लॉ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, फैराडेज लॉ, फैराडे का फर्स्ट सेकंड लॉ वो सब आते रहेंगे, बट यहाँ पे मेन क्या पढ़ना रहेगा तुम लोगों को, फैराडे लॉ के क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्लियर है। फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद फिर अगला पोर्शन पढ़ेंगे, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी। क्लियर है। तो इसके बाद अगला पोर्शन क्या रहेगा अपना, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, ये सब चीजें रहेगी, ठीक है। और इसमें आएगा तुम्हारा एक और कॉलरशफ लॉ। तो ये तीन लॉ देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक ओवरव्यू रख लो दिमाग में, बातें नहीं करो इधर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक ओवरव्यू दिमाग में रख लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नर्व्स इक्वेशन आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आता है फैराडेज लॉ, फैराडे का फर्स्ट और सेकंड लॉ। फिर आएगा कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये 3-4 चीजें आएगी, ठीक है। इनमें आता है कॉलरशफ लॉ। तो ये 3 लॉ को आपस में मिक्स मत करना बस। जब ये पढ़ेंगे तो कॉलरशफ, इलेक्ट्रोलिटिक में फैराडे आएगा, अब ये पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब इस वाले में इलेक्ट्रोलिटिक वाला जो है ना, इसमें एक ही, अरे ओहो, इसमें दो ही अलग अलग थे ना कि 2 रॉड, फिर 2 रॉड को कनेक्ट किया था ये, ठीक है। इसमें एक ही के अंदर 2 रॉड रखनी है इसमें अपने को ना, एक सॉल्यूशन है कुछ भी, उसमें 2 इलेक्ट्रोड रखने और फिर इनको जोड़ना रहता, बैटरी से जोड़ना रहता है वो, ठीक है। एक ओवरऑल फर्क देख लो होता क्या है, ठीक है। अब इसमें भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट रखा है ना, इनमें भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट रख रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी ये होती है, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट कितना अलाउ कर रहा है, कितने इलेक्ट्रिसिटी जानने दे रहा है, नहीं जानने दे रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी वाली चीज में आता है कॉलरशफ लॉ। क्लियर है। और इसके बाद लास्ट टॉपिक रहता है इस चैप्टर का बैटरी वाला पोर्शन, ठीक है। बैटरी या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, बैटरीज एंड, इसमें वो फ्यूल सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब, ठीक है। ये इतने ही चैप्टर है तुम्हारा, जिसमें से अपन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। आज क्या पढ़ना है अपने को, ये सेकंड वाला पार्ट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर है। ये 2 दिन में खत्म होगा, फिर ये और ये एक दिन के छोटे छोटे टॉपिक है। क्लियर है। तो एक ये नोट कर लेना ताकि तुमको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए कि अभी तक क्या चल रहा था और आगे क्या चलेगा। क्लियर है, ठीक है। चलो नोट कर लेना हो ना। अब देखो सारे इधर नोट कर लेना, बट इधर देख लो, ठीक है। सेकंड टॉपिक क्या अपना अभी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देखो इससे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे अलग, या फिर पहले तो अपन ये समझ लेते हैं। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या पढ़ते हैं अपन कि केमिकल चीजें रिएक्ट कर करके और फिर ईएमएफ दिख रहा था, तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर है। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल्स को अपन बांट रहे हैं, अभी समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका बोलो या कैसे याद रखोगे,
इलेक्ट्रिक से केमिकल इसमें होता है, इसमें ये मत लगाना है ना, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और वो गैल्वेनिक सेल नाम पे याद रखो, कंफ्यूज नहीं होगा, वरना वो ईसी उसमें भी फंस जाएगा तुम्हारा, ठीक है। वो गैल्वेनिक सेल है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ऐसे याद रखोगे तो ये चीज सही जाएगी। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो फिर कंफ्यूज होगा। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल में, तो मैं बोल रहा हूँ ये चीज यहां मत लगाना ई और सी, ठीक है। वो गैल्वेनिक मान के चलोगे तो इसमें याद रखना केमिकल से इलेक्ट्रिकल होता है ना। वैसे अरे याद क्या कर लेंगे, इतना सारा अभी तक पढ़ के आए हैं तो वैसे भी समझ में आ जाना चाहिए कि केमिकल से इलेक्ट्रिक पहला वाला था, दूसरा पढ़ेंगे इसमें बैटरी यूज करेंगे बार बार, तो इतना याद ही हो जाएगा बार बार कि इलेक्ट्रिक से कुछ केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। क्लियर है, तो रटने की जरूरत नहीं, बट फिर भी एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए तुम लोगों को। क्लियर है, देखो अब इधर सुनना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, एक बीकर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक बेसिक्स में तुमको पहले इलेक्ट्रोलाइट पता होना चाहिए, फिर बैटरी, फिर करंट, और फिर आएगा तुम्हारा पोर्शन, ठीक है। चलो देखो, एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लो अभी इस चीज का, उसके बाद फिर मैं थ्योरी के साथ तुम लोगों को चीजें बताते जाऊंगा, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होगा क्या, एक बीकर है जो कि क्या है, नॉन कंडक्टिंग होगा, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन कंडक्टिंग मतलब या तो ये ग्लास का होना चाहिए या सिलिका का, या ऐसी चीज का जो इलेक्ट्रिसिटी पास या आगे कंडक्ट ना करे, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट भी फिर दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, वीक वो जो आधे अधूरे टूटते हैं, पूरे नहीं टूटते हैं, ठीक है। समझ गए, इसमें इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। अब इसमें दो रॉड रखेंगे अपन, ठीक है। एक पहला मेटल की रॉड या दूसरी नॉन मेटल की रॉड, मतलब मेटल की रॉड जो भी है, दोनों, ये दो रॉड रखी अपन ने इसमें, ठीक है। अब इन दो रॉड्स को अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैटरी से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे किस चीज से कनेक्ट करेंगे, बैटरी या सेल जो भी बोलो, ठीक है। बैटरी से इसको भी कनेक्ट किया और इसको भी कनेक्ट किया, इतना समझ में आता है सबको, ठीक है। अब बैटरी कर देखो, बैटरी का एक फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स को खींचना और पास करना। एक साइड से बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को खींचेगी और वही इलेक्ट्रॉन इस साइड पास करेगी। तो बैटरी किस चीज का मीडिएटर का काम कर रही है, इधर से इलेक्ट्रॉन खींच के इधर फेंकना, समझ गए, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचो और इधर फेंके, इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो अपन स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे ना, कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव। तो कैथोड भी बोला था मैंने, पॉजिटिव लेना किस में, इलेक्ट्रोकेमिकल में, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक होगा तो उसमें कैथोड क्या किया अपने, नेगेटिव। एनायन क्या होता है अपना, नेगेटिव। तो एनोड क्या होगा, नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेकिन हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल, और इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोलाइटिक है, ये इलेक्ट्रो केमिकल, लेकिन बेसिक चीजें कभी चेंज नहीं होगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पे रिडक्शन ही होगा, ये बेसिक चीज कभी भी चेंज नहीं होगी, ये चीजें चेंज होगी बस, ठीक है। तो इसमें कैथोड कैसा रहता है, नेगेटिव, एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, ये पॉजिटिव, ये मैंने नेगेटिव कर दिया, क्लियर है। ये मैंने लिया इसमें एनोड, एनोड इसी साइड होता है, कैथोड उसी साइड होता है, इतना क्लियर है सभी को कि एनोड इधर है, कैथोड उधर है, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन मैंने लिया ना, जो भी, अब वो अलग अलग अभी पढ़ेंगे अपन, वाटर, एक्वस, ये मोल्टन, वो सारी चीजें, बट यहाँ पे जो भी अभी सॉल्यूशन लेंगे उस सॉल्यूशन में कुछ आयंस होंगे। आयंस मान लो मैं बोल रहा हूँ A प्लस AB है, और AB का में टूटा है A प्लस और B माइनस में। AB का मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है जो काय में टूटेगा A प्लस और B माइनस में, क्लियर है। ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें है अभी। अब जब जैसे मैं उसको बैटरी कनेक्ट करूंगा, ठीक है, तो ये प्लस वाला कहाँ खिंचाएगा, माइनस वाले पे। बेटा लाइट बंद है, फैन नहीं चलेंगे, बैठे रहो,
शायद, पता नहीं, मैं आया था तब तो खराब थी लाइट। ठीक है, ए प्लस और बी माइनस। ठीक है, बातें नहीं करवा रहा तुम लोग, है ना। तो मान लो इस सॉल्यूशन में ए प्लस बी माइनस बहुत सारे घूम रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये तो प्लस वाला किसकी साइड जाएगा? माइनस वाली साइड। और माइनस वाला किसकी साइड जाएगा? प्लस वाली साइड। तो बी माइनस जाएगा एनोड पे और ए प्लस जाएगा कैथोड पे। ठीक है, और बी माइनस अगर एनोड पे जा रहा है तो एनोड पे होता क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे भी एनोड पे आएगा, बैटरी अपन ने कनेक्ट की थी ना, तो बैटरी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को खींचती है। समझ गए? तो बैटरी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को यहां से खींचेगी और उस साइड डाल देगी। क्लियर? उस साइड कौन जा रहा है? माइनस वाले पे प्लस वाला, तो प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगी बैटरी। समझ गए? तो ऐसे करके यहाँ पे अपना सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है, अब इसमें देखो, अभी ढंग से भी आ जाएगा आगे, बट मान लो NaCl होता तो NaCl काय में टूटा रहता है? Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, अब इसमें से Na प्लस बन गया, Cl माइनस बन गया। ठीक है, Cl माइनस कहाँ जाएगा? इस पे। तो Cl तो खुद ही ऐसा है ना जो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता, क्योंकि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑर्बिट स्टेबल किया है, इसीलिए वो Cl माइनस बना है। और Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो Cl माइनस नहीं चाहता कि उसका इलेक्ट्रॉन जाए, तो वो खुद की चॉइस से नहीं दे रहा है, उससे जबरदस्ती बैटरी क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन खींच रही है। और Na प्लस भी खुद में स्टेबल है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देके अपना आउटर मोस्ट में 8 में स्टेबल हो गया है। सोडियम तीसरे उसमें आता है पीरियोडिक टेबल में, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ऊपर वाले के लास्ट मतलब नोबल गैस में पहुंच जाएगा। तो स्टेबल है ना Na प्लस। तो Na प्लस अगर स्टेबल है तो वो क्यों ही चाहेगा वापस से इलेक्ट्रॉन लेना, लेकिन बैटरी क्या करेगी? जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन देगी। क्लियर है? तो ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये अगेंस्ट जा रही ना नॉर्मल प्रोसेस के, तो ये क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस, खुद से नहीं होगी कभी। जब तक मैंने बैटरी लगाई तब तक ही क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन सोडियम को देगा, बैटरी हटा दी तो जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। क्लियर है? तो ये प्रोसेस कैसी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ गया ना? नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से कभी नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए वही सारी चीजें कि डेल जी क्या होता है? पॉजिटिव। ये पता होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, अब इतना क्लियर है? ठीक है, अब ये वाला जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ना, इसके दो काम में मतलब दो फंक्शन में ये चीज यूज होगी, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये दो चीजें। ठीक है, कि अगर मुझे जो इलेक्ट्रोलाइट है उस ठीक है, देखो इस पे आयंस आके चढ़ रहे हैं ना। ठीक है, मतलब जो प्लस वाला है वो इस पे जा रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो यहाँ चिपकते जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर एक लेयर जम जाएगी ना। तो मुझे अगर मान लो ऐसे कोई चीज है जिसके ऊपर मेरे को एक और लेयर जमानी है, जैसे होता है ना नकली सोना लोग करते हैं कि ऊपर एक लेयर चढ़ा दी, तो लेयर को ऐसे हाथ से पेंट करके तो चढ़ाएंगे नहीं, तो उसको क्या करेंगे? इस रॉड मतलब इसमें डाल देंगे और ये चालू कर देंगे, तो इसके ऊपर वो मतलब इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेंगे कि वो इलेक्ट्रोलाइट इस पे जमता जाएगा एक लेयर। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक प्लेट या एक कवर चढ़ गया तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, फिर ऐसे एक होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग नाम की चीज। रिफाइनिंग मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहीं और लेके आया, मैं और मतलब कहीं गया और मुझे किसी ने बोला था कि हाँ सोने की खदान है, तो वहाँ सोने की खदान में मिट्टी लेके आऊंगा ना पूरी, वहां से मिट्टी भर के लाऊंगा, अलग से ऐसा सोना प्योर तो मिलेगा नहीं, मिट्टी लेके आऊंगा घर पे, उसको धोऊंगा, फिर उससे मिट्टी मिट्टी अलग हो जाएगी, फिर सोना अलग रहेगा। फिर उसमें भी अगर मेरे को दिख रहा है कि यार और भी कुछ इम्प्योरिटीज मिली हुई है, समझ गया ना, इम्प्योरिटीज और भी मिली हुई है, तो मेरे को उसको एकदम प्योर सोने में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, वो जो इम्प्योर सोने की रॉड या जो भी इम्प्योर सोना मेरे को मिला है ना, उसको पिघला के रॉड में कन्वर्ट कर दूंगा, उस रॉड को मैं यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, फिर इस रॉड से जो ओरिजिनल जब मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो ये रॉड कहीं की अपनी इम्प्योर वाली है अभी, तो इम्प्योर वाली रॉड से क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल टूट टूट के वापस से इसमें आएंगे और इधर मतलब सॉल्यूशन में आते जाएंगे ऐसा। ठीक है, तो ये नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है ना, इसमें जो रॉड्स ले रहे हैं दो, अब वो 2-3 केसेस बनेंगे अलग अलग कि ये जो रॉड में ले रहा हूँ या तो ऐसी होगी कि ये रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रही है, या फिर ऐसी रॉड्स हो जो ये रिएक्शन में पार्ट ले रही है। अगर देखो यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था ए भी इधर उधर जा रहा है, इसमें रॉड मान लो मैंने ग्रेफाइट के लिए है दोनों, तो ग्रेफाइट खुद तो रिएक्शन में पार्ट लेगा नहीं, तो सिर्फ ये NaCl का मूवमेंट इधर उधर होगा और ये वाली प्रोसेस होगी। लेकिन अगर मैं रॉड ऐसी ले रहा हूँ
जो खुद भी रिएक्शन में पार्ट लेती है। तो ये तो मूव करेगा ही, उसके अलावा ये वाली चीज अपना जो पहले वाली प्रोसेस है ना उसके हिसाब से होगा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो वो मेटल टूट टूट के सॉल्यूशन में आएगा और कहीं पे जमेगा जाके कैथोड वाले प्रोसेस पे। तो अगर ये दोनों रिएक्टिव मेटल होते हैं, ऐसी रॉड लेता हूँ जो रिएक्टिव है, तो ये टूटेगा सॉल्यूशन में आएगा। ये प्रोसेस तो चलेगा ब्लू वाला, उसके साथ ये प्रोसेस भी चलेगा कि यहाँ से आयन इसमें आएंगे और इस पे चिपकेंगे अगर ये रॉड रिएक्टिव होती है तो। ठीक है, तो अगर मेरे को ऐसा चाहिए कि कोई इम्प्योर रॉड से उसका प्योर मेटल निकालना है तो वो इम्प्योर रॉड को डालूंगा, ठीक है, और सामने ऐसी चीज रखूंगा उसके एसआरपी के हिसाब से कि ये इधर से इसका ऑक्सीडेशन हो और इसका रिडक्शन हो, तो इधर से चीजें टूट टूट के और एकदम प्योर गोल्ड सेपरेट हो जाएगा। रिएक्टिव कैसे कि एनोड पे जो मैं रॉड रख रहा हूँ, जैसे मैंने गोल्ड रखा, तो इस चीज का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो इस साइड जो रॉड रखूंगा उसका रिडक्शन वाली रॉड रखूंगा मैं, कि जिसका रिडक्शन होगा एफआरपी के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसी ही चीज रखूंगा जिस इधर ऑक्सीडेशन हो और उधर रिडक्शन हो पाए। अगर यहाँ गोल्ड रख रहा हूँ तो इधर ऐसी चीज रखनी पड़ेगी जिसका रिडक्शन हो गोल्ड के कंपेयर में, तो गोल्ड का ही ऑक्सीडेशन होना चाहिए कि गोल्ड टूट टूट के इधर आना चाहिए। तो इम्प्योर वाला रॉड में अटक जाएगा, गोल्ड इधर आ जाएगा। क्लियर है? इस चीज को अभी जब लिखेंगे तो तुमको ढंग से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा ना कि स्कैटर हो रहा है यार बहुत ज्यादा ऐसा मुझे भी, कि पहले इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाना है अलग से, फिर रॉड्स पढ़ाऊंगा अलग से, फिर तुमको पूरी सेल समझ में आएगी ढंग से। क्लियर है? ये एक ओवरव्यू समझ में आया? क्या चलेगा इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के हिसाब से? नहीं आया? ठीक है, बैठ देखते रहो बस। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वाले प्रोसेस चलेगी। अब देखो, जब मैंने यहां से करंट दिया ना, तो इस करंट की वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट टूट के इधर उधर जा रहा है, या फिर इस पे कोई चीज जम रही है और इससे अलग हो रही है अगर ये रिएक्टिव है तो। आ गया तुमको समझ में? देखो सुनो, फाइनली इधर देखो, एक बीकर लूंगा ग्लास का, उसमें मैंने NaCl का मॉल्टन सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, मॉल्टन क्या होता है? पिघला हुआ NaCl होता है। अब वो अभी पढ़ेंगे कि नॉर्मल होगा तो क्या होता है, पिघला हुआ तो क्या है, एक्वस है तो क्या है, मोर एक्वस है तो क्या है, बहुत सब अलग अलग कंडीशन है। अभी तुम मान लो NaCl का मैंने मॉल्टन वाला पोर्शन ले रखा है, उसमें 2 ग्रेफाइट की रॉड डुबाई। ठीक है, ग्रेफाइट की रॉड खुद तो रिएक्ट करेगी नहीं कभी, ठीक है, और NaCl भी खुद से तो इधर उधर अभी होगा नहीं ना, Na+ और Cl- के फॉर्म में इसमें रखा हुआ है। जैसे ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी क्या करेगी, प्लस वाले को इधर खींचेगी और उस प्लस को, प्लस वाले से मतलब इलेक्ट्रॉन खींच के, मतलब प्लस वाले से क्या, Cl- जो था वो इस पे अट्रैक्ट होगा प्लस वाली रॉड पे, फिर प्लस वाली रॉड पे जैसे Cl आएगा उस Cl का इलेक्ट्रॉन खींच के बैटरी इधर डाल देगी। जैसे बैटरी बंद करूंगा प्रोसेस रुक गई, तो वो NaCl को सेपरेट कर रहा है इसमें। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं ये तो इसका प्रोसेस हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट करना। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि अगर ये दोनों रॉड्स ग्रेफाइट की जगह कुछ और होती, रिएक्टिव वाली होती, जैसे कॉपर की होती, जिंक की होती, ऐसी होती, तो ये प्रोसेस तो चलती ही सही कि ये इधर से उधर, लेकिन ये एनोड वाली रॉड का ऑक्सीडेशन होकर इसके आयन भी सॉल्यूशन में जाते और इधर जमते, जैसा अभी पुराना वाला प्रोसेस चल रहा था, तो दोनों चीजें चलती। तो जो अपने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इलेक्ट्रो प्लेटिंग वाली चीज है ना, ये कब हो पाएगी, जब रॉड्स में रिएक्टिव लूं। रॉड्स ग्रेफाइट की होगी तो क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब मेरे को ऐसा है कि लोहे के ऊपर सोने की परत चढ़ानी है। ठीक है, तो मैं इधर लोहे वाली रॉड लूंगा, इधर सोने की रॉड लूंगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये अंदर जाएगा और वो जम के इस पे चिपकता जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वाली चीजों का। थोड़ा थोड़ा आया कुछ समझ में? ठीक है, अब जब लिखेंगे तो पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। हाँ, रिफाइनिंग में मतलब इम्प्योर से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, और प्लेटिंग में परत चढ़ानी है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? थोड़ा बहुत ब्रीफ तो आ गया ना, चल क्या रहा है? ठीक है, अब इससे, अब ये जो अपने प्रोसेस पड़ी, ठीक है, इसमें जो बैटरी है ना, बैटरी से क्या जा रहा है, करंट जा रहा है ना। अब मान लो बहुत ज्यादा करंट दूंगा तो बहुत ज्यादा ये रॉड टूटेगी और बहुत ज्यादा इधर चिपकेगा। तो यहीं से फैराडे का लॉ आता है। एक साइंटिस्ट था फैराडे, उसने बोला कि जितना ज्यादा मैं करंट दूंगा उतनी ज्यादा ये रॉड टूटेगी और उतना ही वो मेटल इस पे चिपकेगा। तो क्या वो नहीं आ रहा?
तो जितना ज्यादा करंट पास होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट या वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आएगी और वहां समझ में नहीं आएगी क्यों है। क्लियर है सबको? इस प्रोसेस की वजह से कैसे आया फैराडेज लॉ? फैराडे ने क्या बोला, जितने ज्यादा मैं करंट दूंगा उतनी ज्यादा ये रॉड टूटेगी और इस पे चिपकेगी। तो अमाउंट ऑफ करंट पास्ड या गिवन इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे जो मेटल का वेट लग रहा है, चिपक रहा है। क्लियर है? सिंपल भाषा में, कम करंट पास करूंगा तो कम लगेगा, यहाँ पे ज्यादा करंट दूंगा तो ज्यादा लगेगा। यही है फैराडे का लॉ। सॉल्यूशन के आयन इधर उधर मूव कर रहे हैं, ये Na+ और Cl- वाले, उनका ऑक्सीडेशन उनका रिडक्शन। लेकिन अगर रॉड रिएक्टिव है तो रॉड्स का जो आयन होंगे वो सॉल्यूशन में जाएंगे और वो फिर इधर चिपक रहे हैं। ठीक है? तो अभी दोनों केस देखो, इसमें बहुत सारे अलग अलग केस बनेंगे, एक्वस के, ये वो, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, तो वो चीजें अपने को पढ़नी रहेगी। अच्छा, फिर तुम लोग इसमें इधर देखो, मैंने मान लो जैसे NaCl का सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है, और रॉड्स भी रिएक्टिवली है, तो दो अलग अलग टाइप के आयंस बोलूं ना सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो जाएंगे, दो अलग अलग टाइप के प्लस या दो अलग अलग टाइप के माइनस, या फिर सॉल्यूशन में ऐसा ले रहा हूं जिसमें पानी भी मिक्स है और नमक भी है। इधर देखो, इधर देखो, अगर मान लो ये पानी के साथ नमक है, नमक वाला पानी है, तो उसमें H+OH- भी होगा, Na+ और Cl- भी होगा। फिर जब मैं दो ग्रेफाइट की रॉड लगा रहा हूं इसमें, तो ये रॉड पॉजिटिव होगी, ठीक है, और ये रॉड नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव वाली रॉड पे कौन जाता है? नेगेटिव। अब यहाँ दो नेगेटिव है ना जाने के लिए, Cl भी और OH भी है, तो कौन सा जाके ऑक्सीडाइज होगा वो डिपेंड करेगा, है ना। मतलब दोनों में से फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऊपर वाले का। तो इन दोनों में से जो ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो वो जाएगा इस रॉड पे। फिर इस रॉड पे कौन जाएगा? प्लस। तो दो प्लस बैठे ना जाने के लिए, Na और H, तो दोनों में से फिर कौन जाएगा? डिपेंड करेगा जिसका रिडक्शन होना है। रिडक्शन किसका होता है? नीचे वाले का। तो Na और H में से H का रिडक्शन होगा नीचे वाले का, तो H उस पर जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे अलग अलग वैरायटी है बहुत सारी, कि कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशन लेंगे, कैसे लेंगे, मिक्स ले रहे हैं तो क्या होगा, किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। तो पहले क्वेश्चन तुम्हारे ये बनते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, या फिर एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, ये ऐसे अलग अलग यहाँ मिक्स करके। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि कितना करंट दूं तो कितना ये रॉड टूट के यहाँ चिपकेगा, फैराडेज लॉ। ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एनोड कैथोड पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि कितना अमाउंट ऑफ वहां पे मेटल डिपॉजिट हो रहा है इस रॉड का, कितना करंट देने पे, कितना करंट दूंगा तो कितना डिपॉजिट, उसका वेट कितना, उसके मोल कितने, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक ब्रीफ समझ में आ गया क्या चल रहा है? ठीक है। अब बहुत जीरो से थ्योरी लिखता हूं तो ज्यादा क्लियर रहेगा, क्योंकि सारी थ्योरी, अब मशीन तो हूं नहीं कि एग्जैक्ट लाइन टू लाइन याद रहेगी और बोलते जाऊंगा, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो अब मैं लिखते जाऊंगा जीरो से लेके कि कंडक्टर कौन है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक सब, तो तुमको समझ में आ जाएगा। ये फटाफट एक नोट कर लो ना। अपना टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, एक बेसिक रिव्यू समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब बहुत जीरो से पढ़ते हैं डेफिनेशन से। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, पहली डेफिनेशन ही क्या आती है इसका कि बेटा सारे इधर है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सेल। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिकल सेल, या फिर बोलूं कौन सा टॉपिक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रिकल, हाँ एक ही बात है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ठीक है, अब इस वर्ड से क्लियर है ना तुमको, इलेक्ट्रोलाइटिक, लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कोई चीज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। किस चीज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट को। रॉड जिन सॉल्यूशन में डिप्ड है ना, उस लिक्विड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अपन ने क्या किया, बैटरी ली, एक बैटरी ली, बैटरी से दो तार निकाले, उन दो तार को एक लिक्विड में डाला, ये समझ लो सीधा, या फिर उन दो तार को रॉड पे लगाया और उन रॉड को इलेक्ट्रोलाइट में डाला। क्लियर है? ये कुछ काम से आया। इधर देखो तुम लोग। ठीक है, अपन ने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में एक सॉल्यूशन लिया, वो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन अभी लेंगे। ठीक है, बट तुम अभी मान लो कुछ PQ XY कुछ भी सॉल्यूशन ले लिया। अब मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन को मुझे अलग करना है। सॉल्यूशन जिन जिन चीजों से मिलकर बनाया ना, उन दो चीजों को मुझे अलग करना है। सॉल्यूशन मान लो NaCl का है,
ठीक है। तो उसमें मेरे को सोडियम अलग करना है और क्लोरीन अलग करना है। जैसे NaCl कैसा जुड़ा हुआ रहता है, Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में, लेकिन मेरे को प्योर Na चाहिए और प्योर Cl चाहिए। तो ये कैसे करूँगा, Na का तो प्लस है और Cl के ऊपर माइनस है, तो Na के प्लस को गायब करना है तो उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा मेरे को, Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन हटाना है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो ये काम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस में अपन, कि जो भी लिक्विड है ना, उस लिक्विड मतलब वो लिक्विड जिन चीजों से मिलके बना है उन चीजों को सेपरेट कर रहे हैं। वाटर कहीं से मिलके बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो अपने को वाटर से हाइड्रोजन अलग करना है, ऑक्सीजन अलग करना है, आयंस नहीं। ये मत सोचना कि H प्लस OH माइनस, नहीं, वाटर है तो वाटर से हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस अलग। NaCl है तो NaCl से सोडियम अलग, क्लोरीन अलग, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी और सोडियम मेटल अलग होगा। समझ गए चीजें? तो कैसे अपन चीजों को सेपरेट कर रहे हैं, वरना नॉर्मली क्या करते हैं अपन, पानी को H प्लस OH में तोड़ते हैं, NaCl को Na प्लस OH माइनस में तोड़ते हैं। यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं कि Na प्लस से और Cl माइनस, ये नहीं कर रहे हैं। सोडियम मेटल अलग, क्लोरीन गैस अलग, वाटर से हाइड्रोजन गैस अलग, ऑक्सीजन गैस अलग। तो ये प्रोसेस अलग ही है ना एकदम, तो इसीलिए इस प्रोसेस को बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक डाउन इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है इतना? डेफिनेशन पढ़ लो, बार बार रिपीट कर चुका हूँ। इन दिस सेल वी अप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू परफॉर्म केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इन दिस सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। करते हैं क्या है, बैटरी लगाते हैं, बैटरी से दो तार जोड़ते हैं, ठीक है, वो दो तार अलग अलग रॉड पे लगा देते हैं। पॉजिटिव साइड वाली रॉड पॉजिटिव रहेगी, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, उस साइड वाली रॉड पॉजिटिव रहेगी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल वाली रॉड नेगेटिव रहेगी। इन दो रॉड्स को मैं सॉल्यूशन में डिप कर दूंगा। ठीक है, पॉजिटिव वाली साइड वाला टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव रहेगा, दो रॉड्स को सॉल्यूशन में डिप कर दिया। तो अब ये बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को खींचती है। बैटरी का काम क्या है, जिस सॉल्यूशन में दो रॉड्स डिप किए इसने, उसमें से इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव वाली रॉड खींचेगी, मतलब माइनस वाली चीजें पॉजिटिव वाले पे आएगा, और पॉजिटिव वाले पे होता क्या है, या फिर इस साइड एनोड होता है, ये इस पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, बैटरी वो इलेक्ट्रॉन को इधर दे देगी, और ये रॉड यहाँ से सॉल्यूशन में जो भी चीज है उसको दे देगी। आया समझ में? कुछ नहीं आया? ठीक है, इधर देख लो, सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल ले लो, सॉल्यूशन है NaCl का। अब उसमें वाटर मिक्स नहीं कर रहा हूँ, मॉल्टन है, मॉल्टन क्या होता है बाद में समझाता हूँ। ठीक है, अभी सुनो, सॉल्यूशन में क्या है, Na प्लस Cl माइनस घूम रहे हैं बहुत सारे। मैंने एक बैटरी ली, बैटरी को दो रॉड से कनेक्ट किया, उन दो रॉड को अंदर डिप किया, जिसमें से एक रॉड जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी वो रॉड पॉजिटिव होगी, जो नेगेटिव से कनेक्टेड थी वो नेगेटिव होगी। इन दो को जैसे मैंने सॉल्यूशन में डिप किया, बैटरी कनेक्टेड है ना, तो बैटरी का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना और इलेक्ट्रॉन को पास करना, मतलब एक साइड से खींचना, एक साइड इलेक्ट्रॉन देना, ये काम होता है। तो जो पॉजिटिव रॉड अंदर गई थी, वो पॉजिटिव अपने आसपास नेगेटिव आयन कलेक्ट करेगी सॉल्यूशन के, जो नेगेटिव रॉड अंदर गई थी वो अपने आसपास पॉजिटिव आयन कलेक्ट करेगी सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूशन में NaCl में एग्जांपल ले रहा हूँ, तो NaCl में पॉजिटिव वाले सारे किधर कलेक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव वाली रॉड की साइड इधर मतलब, और नेगेटिव वाले किधर होंगे, इस पॉजिटिव वाली रॉड की साइड। और जैसे ही मैंने मतलब ये ऐसा किया था, सारे आयन इधर इकट्ठे हो गए। अब ये रॉड कैसी थी, पॉजिटिव वाली थी ना, तो पॉजिटिव रॉड के आसपास नेगेटिव वाले आयंस कलेक्टेड है, नेगेटिव आयन से बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगी सारे, मतलब रिमूव किया ना इलेक्ट्रॉन, तो इधर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, वो इलेक्ट्रॉन बैटरी ने खींच के इस साइड डालेगी। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि इस साइड रॉड कौन सी थी, नेगेटिव, तो नेगेटिव रॉड के आसपास आयन कौन से, पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके उन पॉजिटिव वाले आयंस को दे देगी। तो इधर Cl माइनस इकट्ठे थे, Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब क्या बचा, Cl। ऐसे दो Cl जुड़ के क्लोरीन गैस बाहर निकलती जाएगी। क्लियर है? और इस साइड क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन आएंगे, Na प्लस बहुत सारे थे, हर सोडियम इलेक्ट्रॉन ले लेके क्या बनेगा, Na, तो सोडियम मेटल इस रॉड पे जमता जाएगा। क्लियर है? बस इसमें ये चीज याद रखना, जो रॉड में डिप कर रहा हूँ वो रॉड ऐसी है कि खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रही है, ग्रेफाइट की रॉड है अभी। अगर मैं रॉड ऐसी लेता हूँ कि वो खुद भी रिएक्शन में पार्ट लेती, तो उनके फिर रिएक्शन और अलग चलेगी साथ में। ठीक है, अभी बस ये मानो ग्रेफाइट की रॉड्स डाली थी मैंने, तो रॉड्स का कोई पार्ट ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, जैसे इसके पहले वाली सेल में हो रहा था ना, रॉड का पार्ट टूट के जा रहा था, फिर वो चिपक रहा था इधर। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम लग रहा है इधर, क्योंकि सॉल्यूशन ही बस सेपरेट होकर सॉल्यूशन का काम हो रहा है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोलिसिस करवा क्यों रहे हैं, देखो NaCl है, NaCl से अगर मेरे को सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस अलग करना है,
तो क्या मैं बिना ऐसे ही कर लूँगा क्या कि कोई चीज़ मिक्स की और अलग हो जाएगा? नहीं, मुझे अलग से एक एनर्जी देनी पड़ेगी और उस एनर्जी की वजह से उनमें अपोजिट काम होगा जो वो नहीं करना चाहते हैं। Na+ इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, वरना Na+ बनते ही क्यों? Na+ बना है मतलब वो स्टेबल है ना, समझ में आता है? तो Na+ को इलेक्ट्रॉन देना मतलब उसके अगेंस्ट में काम किया। क्लोरीन माइनस भी स्टेबल है अपने आप में, तभी वो क्लोरीन माइनस बना था, उसका आउटर मोस्ट फुल है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आउटर मोस्ट फुल से, समझ में आता है ना? Cl- ज्यादा स्टेबल है कि Cl? समझ में आता है? तो Cl- जो स्टेबल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना, उसको अनस्टेबल किया ना अब मैंने, तो ये अपोजिट काम करवा रहा हूं ना जो नेचर में नहीं हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? खुद से नहीं हो रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जो भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो कैरी आउट करवाने के लिए अपन करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जो रिएक्शन खुद से हो रही है उसमें इलेक्ट्रोलिसिस क्यों ही करूँगा, खुद से हो जाएगी वो तो। जो नहीं हो रही है उनको करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए होती है इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है? ठीक है, चलो। यूज दो चीज़ों में ही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये यहाँ तक समझ में आया? ये प्रोसेस समझ में आया था? ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस। मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से जो प्रोसेस हो रहा है, NaCl है तो Na+ इधर वो इधर इधर भागेंगे, प्लस माइनस सारे, तो वो। या फिर बोलो द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो भी चीज सॉल्यूशन में है वो टूटेगी इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे। क्लियर है? ठीक है। अब ये क्वेश्चन, व्हाई शुड वी स्टडी इलेक्ट्रोलिसिस? क्यों? ताकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को करवा पाए। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस क्यों करवा रहे? ताकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो पाए। टू कैरी आउट द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, देखो अब देखो ये है सॉल्यूशन में है NaCl है, मुझे चाहिए कि Na अलग मिल जाए मेरे को और क्लोरीन गैस अलग रिमूव कर दूं, तो मैं ऐसे नॉर्मली कभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि Na कभी भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा और Cl- अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। तो Na+ को इलेक्ट्रॉन देना, गेन इलेक्ट्रॉन मतलब Na+ का रिडक्शन करना, और Cl- से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना, लूज इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्सीडेशन करवाना। तो ये प्रोसेस खुद से नहीं हो सकती ना कभी, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो समझ गए ना क्यों लिखा है? तो इसको सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन, Na+ इलेक्ट्रॉन गेन, और क्लोरीन माइनस से, और इसमें लिख लेना सोडियम को इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है और क्लोरीन माइनस से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है। ये प्रोसेस अगर करवा रहे हैं तो वो क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। Na+ का रिडक्शन और Cl- का ऑक्सीडेशन इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर है? चलो, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कंडीशन पढ़ के आए थे अपन। डेल जी क्या होता है? मोर देन 0 या पॉजिटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनियस पूछे तो। ठीक है, अब जैसे NaCl है, लिक्विड NaCl या बोलूं मॉल्टन NaCl, तो NaCl में से सोडियम अलग करना है मेरे को और क्लोरीन गैस अलग करना है। सो नहीं बेटा, हाँ आराम से, मतलब थोड़ा ऐसे बैठो कि नींद ना आए। ठीक है, NaCl से सोडियम अलग किया और क्लोरीन गैस अलग की। समझ गया ना क्या किया है मैंने? इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो खुद से नहीं होगा कि सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन गैस खुद से अलग हो रही है नमक में से। ठीक है, आया? हाँ, अब देखो ये पहला एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल वाटर है जैसे, तो वाटर H+OH- ये मुझे पता है कि इतना प्रोसेस नॉर्मल होता है, लेकिन वाटर से कभी ऐसी प्रोसेस खुद से होगी क्या कि ऑक्सीजन गैस अलग ही इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन अलग ही निकल रहा है? खुद से तो कभी नहीं होगा ना, पानी रखे रखे कि हाइड्रोजन गैस अलग जा रही है, ऑक्सीजन गैस अलग निकल रही है। तो ये प्रोसेस करवाने के लिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, इलेक्ट्रोलिसिस लगेगा। ठीक है, बैटरी लगाई, बैटरी मतलब करंट जैसे मैं पानी में पास करूंगा तो H2 और O2 के फॉर्म में अलग होगा, ये वाला प्रोसेस। क्लियर है भाई? ये रॉड, दो रॉड के साथ ऐसा है वो कि पानी है, पानी के अंदर बैटरी विद दो रॉड लगाया, तो H2 गैस इधर, O2 गैस इधर, मतलब जो भी जहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इतना समझ में आया सबको? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर से क्या रिमूव हो रही है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो ये प्रोसेस भी क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद से तो नहीं होगी। तो ये सब प्रोसेस कहाँ से हो रही है? ये वाली इलेक्ट्रोलिसिस से, नॉन स्पॉन्टेनियस और इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। क्लियर है इतना? ठीक है, अब फंक्शन ऑफ बैटरी का फंक्शन क्या समझ में आ गया? इधर से इलेक्ट्रॉन खींचना और इधर इलेक्ट्रॉन डालना।
तो वही लिखा है फंक्शन ऑफ बैटरी, इट इज अ पंपिंग मशीन या पंपिंग इलेक्ट्रॉन मशीन। क्लियर है? बैटरी का जो पॉजिटिव होगा वो जिस रॉड पे लगा होगा वो रॉड पॉजिटिव होगी, ठीक है। उस पॉजिटिव के आसपास नेगेटिव आयन ही कलेक्ट होंगे, ठीक है। नेगेटिव आयन जो कलेक्ट हुए हैं उससे इलेक्ट्रॉन खींचना काम है बैटरी का। बैटरी का जो नेगेटिव जिस रॉड पे डाला है उसके आसपास पॉजिटिव आयन कलेक्ट होंगे, तो उन पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देना जो इधर से खींचे, वो काम है बैटरी का। तो बैटरी का काम क्या है? इस Cl- से इलेक्ट्रॉन निकालना और उस इलेक्ट्रॉन को Na+ को देना। क्लियर है? तो ये जो कि ये खुद से कभी नहीं करते, है ना? हाँ, यही है इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है? तो खुद से कभी भी Cl- अपना इलेक्ट्रॉन सोडियम को नहीं देगा। सोडियम ने तो खुद दिया था ना कि भाई तुम रख लो ताकि मैं भी स्टेबल, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया था ताकि वो भी स्टेबल हो जाए। लेकिन यहाँ अपन जस्ट उल्टा काम करवा रहे हैं, है ना? Cl- इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Cl बनेगा। हाँ, क्या? हम मतलब इनके एलिमेंटल स्टेट में कलेक्ट कर रहे हैं। न्यूट्रल में लाना मतलब अलग कर, जैसे हाइड्रोजन चाहिए मुझे तो हाइड्रोजन वाटर से कैसे निकालूंगा, ऑक्सीजन को वाटर से कैसे निकालूंगा, तो ऐसे। क्लियर है? तो सोडियम मेटल अगर मेरे को निकालना है तो ऐसे, और क्लोरीन गैस रिमूव करना है तो ऐसे, इस प्रोसेस से, जो कि खुद से कभी नहीं होना। जब तक जैसे इलेक्ट्रोलिसिस बंद, ये प्रोसेस रुक जाएगी। क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो वही लिखा है बैटरी विल पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cl-, बैटरी विल इंजेक्ट इलेक्ट्रॉन टू Na+। क्लियर है? इतना बेसिक्स सफिशिएंट है इतना, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब किसी भी चीज को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक डाउन करना। वाटर नॉर्मली H+OH- होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से O2H2 में होगा। यहाँ पे H+OH- मत करना, समझ गया ना? इलेक्ट्रोलिसिस वाले केस में वाटर काय में टूटेगा? O2 और H2 में। क्लियर है? प्योर वो, हाँ अच्छा याद रखना, पानी का एक बीकर है, पानी के बीकर में से मैंने 2 तार निकाल के और बल्ब में जोड़ दिए, तो क्या बल्ब चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी में जो H+ और OH- हैं, तो OH- का इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आना चाहिए ना, बल्ब में जाके फिर घूम घूम के इधर आना चाहिए, तब बल्ब चलेगा। बल्ब तभी चलेगा जब इलेक्ट्रॉन पास होंगे। तो नॉर्मली पानी काय में रहता है? H+OH- के फॉर्म में, ठीक है। तो या फिर H+OH- के फॉर्म में रहेगा ही नहीं वो, ठीक है। नॉर्मली पानी जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कि इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफर नहीं करेगा इधर उधर जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना करूं। इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तब जाके वो OH- से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H को इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर है? प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज याद रखना, ठीक है। कि प्योर वाटर अगर है तो उसमें कोई फ्री आयंस नहीं होंगे, ठीक है। और फिर उनमें अगर ऐसे बल्ब लगा दूंगा, जोड़ भी दूंगा बल्ब को 2 तार से पानी के अंदर, तो बल्ब नहीं चलेगा। क्लियर है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बैटरी लगानी पड़ेगी, वो बैटरी इससे H और OH वाली चीजों को अलग करेगी। लेकिन पानी नॉर्मली भी H+OH- के फॉर्म में इतनी आसानी से नहीं रहता, उसके लिए उसमें एसिड मिलाना पड़ेगा। एसिड H2SO4 मिला है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कोई भी एसिड मिलाऊंगा तब जाके वो पानी अपने आयनिक फॉर्म में आएगा। रखा रखा पानी आयनिक फॉर्म में नहीं रहता। पानी क्या होता है? H2O। तो H2O बॉन्ड बना के रह रहा है ना, वो बॉन्ड कब टूट पाएंगे? ऐसे जबरदस्ती तो टूटे हुए नहीं रहेंगे कि हमेशा ही H+OH- के फॉर्म में पानी पड़ा है। पानी रहता है H2O के फॉर्म में हमेशा। H2O के ऐसे जिगजैग जिगजैग के पैटर्न में रहेगा। तो वो H+OH- कब बनाएगा? जब उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट या ये स्ट्रॉन्ग एसिड जैसी चीज डालूंगा, H2SO4 डालूंगा, तब जाके वो पानी कहीं ना कहीं H+OH- के फॉर्म में टूटेगा थोड़ा। क्लियर है? तो जब जैसे मैंने H2SO4 डाला तो H2SO4 का H+ और SO4-2, और पानी का H+ और OH-। जब H2SO4 नहीं डाला था तो पानी के कोई भी आयन नहीं थे। H2SO4 डालने के बाद ही पानी के भी आयन बन जाएंगे और H2SO4 के भी आयन होंगे। क्लियर है? तो और उसके बाद जब बैटरी कनेक्ट करूंगा तो बैटरी क्या करेगी? माइनस को इधर इकट्ठा, प्लस को उधर इकट्ठा, इनसे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करके उसको इलेक्ट्रॉन देना, ये प्रोसेस होगी। समझ में आता है इतना? और H2SO4 वाटर H+OH- में कब कन्वर्ट होता है? जब एसिड डालते हैं उसमें, ये चीज याद रखना। तो ये नॉर्मली अगर H2SO4 नहीं डालूंगा तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, H2SO4 डालने पे ही पानी ब्रेक डाउन होगा। क्लियर है? ठीक है। अब इधर देखो, इतना बेसिक सफिशिएंट है, बैटरी, इलेक्ट्रोलिसिस, ये वो XYZ सब, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं फाइनली अपन इलेक्ट्रोलिसिस, जो अपने को मेन पढ़ना है। पढ़ तो सारा लिया है इसमें भी,
इलेक्ट्रिकल देखो, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक डाउन, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना बार बार। एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पे रिडक्शन ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन एनोड कैथोड के सिंबल यहाँ उल्टे होते हैं, ठीक है, दूसरी वाली सेल से। कैटायंस देखो, कैटायन है, कैटायन का क्या होगा, रिडक्शन ही होगा। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे। कैटायन कोई भी होगा तो कैटायन का रिडक्शन ही होगा ना, तो रिडक्शन होता कहाँ है, कैथोड पे। कोई भी एनायन है तो एनायन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का होता है एनोड पे। इतना क्लियर है सभी को। तो ये वाली चीज कहाँ कलेक्ट होगी, एनोड पे, और ये वाली चीज कहाँ कलेक्ट होगी, कैथोड पे, ठीक है। अगर ये एनोड पे कलेक्ट करना है तो एनोड का चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी कलेक्ट होगा ना। और कैथोड पे अगर ये कलेक्ट करना है तो उसका चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इसीलिए यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर एनोड कैथोड के चार्ज लिखना हो तो वो कैथोड यहाँ नेगेटिव है ना, कैथोड नेगेटिव रहेगा और एनोड पॉजिटिव रहेगा, तभी जाके ये आयंस उस पे आएंगे। क्लियर है। चलो अब भाई, अब होगा क्या, रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन हुआ, X बनेगा। इसका ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। NaCl का एग्जांपल ले लेंगे तो Na+Cl माइनस कर देना, मैंने XY ले लिया। क्लियर है। अब एक ये सेल बनाई, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो बीकर है वो लोहे का होगा तो भी दिक्कत है ना, कि लोहे का होगा और मैंने टच किया तो फिर करंट मुझे भी लग सकता है। तो उसका जो बीकर लेते हैं वो या तो ग्लास का लूंगा या फिर सिलिका या फिर कोई भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। मान लो लोहे का ले लिया तो हो सकता है लोहे के ही किसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा कम और लोहे ही टूट के अंदर आने लगे उसमें। क्लियर है। तो इसीलिए ऐसी चीज का लेंगे जो खुद नॉन कंडक्टिंग हो। तो बैटरी प्लास्टिक की होती है, देखना कभी भी, मतलब ये सेल वाला नहीं, वो तो अपना इलेक्ट्रोकेमिकल था। इलेक्ट्रोलिटिक वाला, इलेक्ट्रोलिटिक जहां भी होता है वो एक प्लास्टिक के कंटेनर वाली चीजें या ग्लास या सिलिका ऐसी चीजें यूज करेगा, कभी भी लोहे के उसमें नहीं होगा। समझ गए चीज, ठीक है। अच्छा, या फिर वो घर में स्टोर वाली बैटरी देखी, जब लाइट बंद होती है और वो चार्ज होती है। अरे पहले इन्वर्टर यार, अपना इन्वर्टर की बैटरी, ठीक है। इन्वर्टर की बैटरी में एसिड डलता है, पता है ना। तो वो इसी रीजन से डलता होगा कि H+ डायरेक्टली खुद कभी H+ OH में नहीं होता, एसिड डालने पे होगा। और एसिड, और जब लाइट आती है तब वो चार्ज होता है, और जब लाइट चली जाती है तब वो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो उसकी प्रोसेस यहीं से, और वो हमेशा प्लास्टिक का बना होता है। तो ये जो बीकर ले रहे हैं ये कैसा होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग ग्लास है सिलिका का, ताकि करंट इसमें फ्लो ना हो, ठीक है। फिर सॉल्यूशन तक ही लिमिटेड रहे। सॉल्यूशन जो भी बेटा बातें नहीं, सॉल्यूशन अपना इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। वो इलेक्ट्रोलाइट फिर अभी तुम आगे पढ़ोगे एक्वस। एक्वस मतलब उसमें पानी मिला हुआ है कि नहीं है। मोल्टन मतलब ओरिजिनल है, पिघला हुआ। मोल्टन मतलब ओरिजिनल है, पिघला हुआ। एक्वस मतलब उसके साथ पानी मिला हुआ है। अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ एक्वस NaCl, मतलब नमक के साथ पानी भी है। तो सॉल्यूशन में नमक के Na+Cl- आयन भी होंगे और वाटर के H+ OH- भी होंगे, अगर एक्वस NaCl लिखा है तो। देखो, अगर मैं बोल रहा हूं मैंने एक्वस NaCl लिखा है तो एक्वस मतलब क्या होता है, पानी। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, H+ OH- भी होंगे और Na+ और Cl- भी होगा, ये सब होंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl मतलब पिघला हुआ NaCl, ठीक है नमक ही, बट वो 800-900 डिग्री के आसपास पिघलता है। हाँ, मतलब सेमी लिक्विड ऐसा स्टेट में, ठीक है, बहुत लिक्विड भी नहीं, हाँ जेली जैसा है उस टाइप से थोड़ा बोल लोगे उसको, ठीक है। लिक्विड है लेकिन पानी जैसा लिक्विड भी नहीं, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो मोल्टन NaCl मतलब पिघला हुआ NaCl, या फिर बोलो 800 डिग्री के आसपास वो पिघलता है, ठीक है। तो मोल्टन NaCl फिर सॉल्यूशन में क्या होगा, सिर्फ Na+ और यही होगा सॉल्यूशन में। समझ में आया ना क्या है। तो जब भी एक्वस NaCl लिख के देगा तो सॉल्यूशन में पानी भी होगा और नमक भी होगा। अगर मोल्टन लिख के देगा तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ NaCl, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारा जो आता है ना यहाँ से, वो ये आता है कि अगर मोल्टन NaCl है और मैंने अगर मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा। तो NaCl के हिसाब से मैं सिलेक्ट करूंगा बस, क्योंकि दो ही ऑप्शन है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये होता है कि एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो एक्वस NaCl में पानी भी भरा होगा, नमक भी है,
तो इसमें 4 अलग अलग टाइप के आयन है ना, तो दोनों प्लस इधर इकट्ठे होंगे H+ और NaCl, और दोनों माइनस इधर इकट्ठे होंगे OH- और Cl-। फिर देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा और इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा, वो अपनी SRP वाली सीरीज के हिसाब से। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका ऑक्सीडेशन करवा के प्रोडक्ट बना देंगे, जिसका रिडक्शन होगा उसका रिडक्शन करके प्रोडक्ट बना देंगे। क्लियर है? तो ये 2 वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना क्वेश्चन में, एक्वस और मॉल्टन, ये 2 कंफ्यूज करेंगे बार बार। ठीक है, और अगर कभी ये वर्ड यूज है कि प्योर स्टेट में, तो प्योर में भी ओरिजिनल जो है वही रहेगा, उसमें भी वाटर नहीं लिखोगे। लेकिन हाँ, कभी ऐसा लिखता है ना कि वेरी डाइल्यूट NaCl, बहुत ज्यादा पानी है, तो उसमें नमक ना के बराबर है, तो ना के बराबर है तो NaCl के जो आयन है उसको नेग्लेक्ट कर दोगे, सिर्फ H और OH के हिसाब से आंसर आएगा। अभी अपन लिखेंगे, मैं समझा दूंगा, 4 चीजें हैं बस, वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट, मोल्टन, प्योर और एक्वस, ये 4-5। क्लियर है? ये समझ में आया? इतना क्या है? तो मान लो अगर अभी मेरा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, XY का होता, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, XY का होता, तो X+ और Y-, तो X+ किधर जाएगा, ये इस रॉड पे इकट्ठा होगा, Y- का होगा इस रॉड पे इकट्ठा। अभी बैटरी क्या करेगी, इससे इलेक्ट्रॉन निकालेगी और वो इलेक्ट्रॉन को इधर डाल देगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। समझ गए? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। समझ में आ गया इतना? अब इसके बाद अपने को अगली स्टेप पढ़ना क्या है कि मैं यहाँ क्या क्या लूंगा, तो एनोड और कैथोड पे क्या क्या बनेगा। अगर NaCl ले रहा हूं तो क्या बनेगा, वाटर ले रहा हूं तो क्या बनेगा, H2SO4 ले रहा हूं तो क्या बनेगा, KCl का सॉल्यूशन लिया तो क्या बनेगा। समझ गए? ऐसे अलग अलग सॉल्यूशन लेके मैं ट्राई कर रहा हूं कि क्या क्या बन सकता है एनोड कैथोड पे। समझ में आ गया सभी को? इसमें कोई डाउट? लिखें अब अगला प्रोसेस। ठीक है, चलो। क्या नहीं आया? नहीं आ गया। तुम रुको। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। पहली चीज तो कि मैं यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ, बैटरी का करंट कितना है, बहुत सारी चीजें। इलेक्ट्रोड काई के हैं, इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के होंगे तो खुद भी मतलब उसमें रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन मान लो इलेक्ट्रोलाइट ये रॉड सी कॉपर और जिंक की ले ली मैंने, तो वो भी तो रिएक्शन करेगी ना, फिर कॉपर का ऑक्सीडेशन जिंक कर रहे, तो उनके भी आयन सॉल्यूशन में आएंगे। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसपे इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें पढ़नी है अब। तो एक बार फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लेते हैं, फिर अपन ये देखते हैं कि कौन किधर जाएगा और कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ये क्वेश्चन आते हैं फिर। ठीक है, चलो। अभी तक अपन ने देखा इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस में किन किन 2-3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक बीकर कैसा होना चाहिए अपना, नॉन कंडक्टेंस वाला, मतलब जो करंट पास ना करे, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट में कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। और 2 रॉड्स जो एज ए एनोड और एज ए कैथोड एक्ट करेगी, और बैटरी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अपनी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, ये किस चीज पे डिपेंड कर रही है, कुछ 3-4 चीजों पे डिपेंड कर रही है। मेन तो है इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट से ही रिलेटेड बाकी चीजें भी हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब देखो फॉर एग्जांपल मैंने वाटर लिया है, NaCl लिया है, KCl लिया है, H2SO4 लिया है, ऐसे में कोई भी केमिकल या कोई भी चीज ले सकता हूँ ना इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अलग अलग चीजें डिपॉजिट होगी, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अफेक्ट करेगी। समझ में आता ही है, ठीक है। इधर अंकित, इधर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट लूंगा तो फर्क पड़ेगा। पानी लूंगा तो क्या, वाटर लूंगा, HCl, H2SO4, NaCl, NaBr, क्लियर है, ठीक है। सेकंड, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो मॉल्टन है कि उसके साथ पानी मिला हुआ है, प्योर फॉर्म में है, एक्वस में है, कैसा है। तो उसमें फिर अलग अलग चीजें कि मॉल्टन, फ्यूज्ड, प्योर, लिक्विड, ये वर्ड्स यूज होंगे। एक्वस, डाइल्यूट, पानी अगर मिला हुआ है तो ये वाले वर्ड यूज होंगे। वेरी डाइल्यूट, ये तो चलो कॉन्सेंट्रेशन वाले केस में आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। और मरकरी कैथोड वाला एक अलग आता है, ये थोड़ा देखना, ठीक है कि ये। उसके बाद थर्ड चीज आती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट तुमने लिया है वो प्योर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है उसमें कि उसमें पानी ज्यादा मिला हुआ है, तो डाइल्यूट वाला केस हो सकता है और एक नॉर्मल वाला। तो एक कॉन्सेंट्रेटेड और एक डाइल्यूट। जैसे मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है, मतलब उसमें H2SO4 है ज्यादा, वहां पानी नहीं लोगे फिर। और मैं बोलूँ डाइल्यूट H2SO4 है,
तो उसमें क्या हो जाएगा, पानी प्लस H2SO4 दोनों चीजें रहेगी। मैं बोलूँ वेरी डाइल्यूट H2SO4 तो उसमें सिर्फ पानी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो यहाँ तीसरा केस कौन सा आ जाएगा, वेरी डाइल्यूट, है ना, समझ गए ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड वाले में सिर्फ NaCl ही रहेगा, डाइल्यूट वाले में NaCl प्लस वाटर दोनों रहेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, वाटर, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा अगर वाटर है तो NaCl इतना माइग्रेट नहीं कर पाएगा, वाटर के आयन बहुत ज्यादा है ना पानी में, तो NaCl कितना ही उनके बीच में से निकल के जा पाएगा, ज्यादा तो पहले वाटर के आयन इकट्ठे हो जाएंगे आसपास। तो वेरी डाइल्यूट वाले केस में सिर्फ वाटर का ही प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैं करूँगा, डाइल्यूट वाले में दोनों के हिसाब से, और कॉन्सेंट्रेटेड में सिर्फ NaCl के हिसाब से। क्लियर है? ये तीन केसेस कॉन्सेंट्रेशन के बनेंगे। फिर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कैसा है, कि जो इलेक्ट्रोड तुम ले रहे हो दो वो कैसे हैं, वो रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, तो रिएक्टिव वाले को बोलते हैं एक्टिव या अटैकेबल, कि वो खुद भी रिएक्ट कर रहे हैं, और दूसरे होते हैं इनर्ट या नॉन अटैकेबल। तो अपन मोस्ट ऑफ द टाइम जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यूज करेंगे वो कौन से होंगे, अपने इनर्ट वाले। अपन चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको सेपरेट करना है अपने को, ना कि वो रॉड्स बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो नॉन अटैकेबल और अटैकेबल या बोलो एक्टिव इनएक्टिव या जो भी वर्ड देता है वो। क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये वाला पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ये अगर मान लो दो ग्रेफाइट की रॉड है तो ग्रेफाइट थोड़ी ना टूट के इधर आएगा या ऐसा कुछ होगा, समझ में आता है ये? तो ना तो इसमें ये रॉड थिन होगी ना ये रॉड थिक होगी, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्ट ही नहीं ले रहे हैं इलेक्ट्रोड। क्लियर है इतना? तो वही चीजें लिखी है कि मेड अप ऑफ अनरिएक्टिव एलिमेंट, और कौन कौन हो सकते हैं, ग्रेफाइट, प्लेटिनम और गोल्ड, ये भी याद रखना। ठीक है, गोल्ड को याद रखना, गोल्ड भी काहे में आता है, इनर्ट में आता है। लेकिन इन रियलिटी में तुम गोल्ड का क्यों ही यूज करोगे इलेक्ट्रोड, फालतू में महंगा पड़ेगा ना। ग्रेफाइट और प्लेटिनम ठीक है, प्लेटिनम भी महंगा है, ग्रेफाइट यूज करोगे। ठीक है, तो ग्रेफाइट, प्लेटिनम और गोल्ड ये तीन कौन से, इनर्ट में है। क्लियर है? याद रहेगा ना, ग्रेफाइट और प्लेटिनम तो पढ़ के आए और गोल्ड भी ऐड कर लेना। ठीक है, सच इलेक्ट्रोड डू नॉट डिवॉल्व एंड देयर मास रिमेन सेम। ना तो ये गलेगा ना ये इसकी वजह से ठीक होगा, तो इनमें इनके मासेस वैसे ही रहेंगे, इलेक्ट्रोड बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ इनका। समझ में आता है इतना? अब मान लो अगर मैं जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये इलेक्ट्रोड ऐसे लेता हूं जो खुद भी रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, तो अगर मैं इलेक्ट्रोड्स को ले रहा हूं जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं तो फिर मैं इलेक्ट्रोलाइट को नेग्लेक्ट कर दूंगा। समझ गए? अगर मैं ऐसे इलेक्ट्रोड यूज कर रहा हूं जो खुद रिएक्शन में पार्ट लेते हैं तो फिर मैं इलेक्ट्रोलाइट वाली चीजें नहीं देखूंगा कि इलेक्ट्रोलाइट कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। मैं इलेक्ट्रोड की चीजें देखूंगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड होता है ये सॉल्यूशन में गलेगा, ठीक है, और इसके आयन आके इसके पास आएंगे और इसी के इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। समझ में आया कुछ क्या बोला मैंने? ये वाला जो इस साइड वाला रॉड रहता है अपना, इससे सॉल्यूशन में टूट के आता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ये प्लस वाले इसके आयन सॉल्यूशन में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहीं देके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बैटरी खींच लेगी और इसके जो आयन यहाँ आए थे प्लस, ये प्लस आयन इस रॉड का चार्ज माइनस था ना, तो इसके आसपास आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन वापस से उसी को दे देगा। क्लियर है? तो ये वाली प्रोसेस यहाँ पे चलेगी। यहाँ फिर तुम इलेक्ट्रोलाइट को नेग्लेक्ट कर दोगे। इलेक्ट्रोलाइट मैंने क्या लिया, NaCl लिया, वाटर लिया, H2SO4 लिया, KCl लिया, कोई मतलब नहीं मुझे। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ रॉड वाली। अटैकेबल वाले में क्या होगा, पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अगर रॉड्स जो है अपने इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। मेड अप ऑफ रिएक्टिव मेटल, ठीक है, जिंक, कॉपर, गोल्ड, गोल्ड क्या सॉरी सिल्वर, जिंक, कॉपर, सिल्वर, ये सब काय में आते हैं, रिएक्टिव वाले में आते हैं। ठीक है, अगला मेटल, इधर वाला जो रॉड होगा, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज होके इधर जाएगा, तो ये वाला जो रॉड होगा एनोड वाला जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कैसा होगा, थिन हो जाएगा, और ये वाला रॉड कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो वही लिखा है कि ऑक्सीडाइज्ड इनटू सॉल्यूशन, एनोड गेट डिसॉल्व्ड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो गल के इधर चले जाएगा, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा रॉड, और तो उसका मास कम हो जाएगा और वही मास अपोजिट वाले पे चिपकेगा। क्लियर है सभी को? यहाँ इतने में क्लियर है? चलो यहाँ तक समझ में आया ना सब लोगों को? एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन, तो अगर इलेक्ट्रोड में रिएक्टिव लेता हूं तो ये इलेक्ट्रोड गलेगा और ये इलेक्ट्रोड नहीं गलेगा। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के केस में मोस्ट ऑफ द केसेस कैसे होंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड वाले। क्लियर है? जितने भी अपन करेंगे एक दो ही ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रोड अपन ऐसे ले रहे हैं कि यूज हो रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। और पांचवी क्या चीज होगी, चार्ज डेंसिटी फ्लोइंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। चार्ज डेंसिटी मतलब किस पे कितना ज्यादा चार्ज है या
आयन बड़े हैं छोटे हैं, किसके आयन ज्यादा हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा, चार्ज डेंसिटी पे, ठीक है, कि कौन इधर कितने मूव कर रहे हैं, इधर कितने मूव कर रहे हैं। तो पांचवा फैक्टर क्या होगा इलेक्ट्रोलिसिस में, चार्ज डेंसिटी फ्लोइंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में सॉल्यूशन बटेगा इधर उधर, तो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी ज्यादा चार्ज, देखो बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी तो धीरे धीरे मूव करेंगे, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो जल्दी जल्दी मूव करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो अब ये रूल्स फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, अपन ने बेसिक थ्योरी का पार्ट पूरा समझ लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक ऐसा रिएक्शन देता हूँ कि पानी लिया है मैंने, ठीक है, और उसमें H2SO4 मिक्स किया ताकि वो आयनाइज हो जाए, और उसमें फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड डाले हैं 2 ग्रेफाइट के और करंट पास किया है। तो जो सॉल्यूशन है मेरा, सॉल्यूशन में मेरे को H+OH- दिखेगा पानी का, और H2SO4 का H+ और SO4-2 दिखेगा। ये 4 आयन दिखेंगे, समझ में आता है? ठीक है, तो इन 4 आयन में से कौन से आयन इधर जाएंगे, कौन से आयन इधर आएंगे, ये, और उनमें से भी किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, ये पता करना होता है। ठीक है, तो उनके कुछ रूल्स हैं। देखो, प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगी, एनोड वाली रॉड से, क्योंकि जब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। तुम ये नहीं कर सकता ना पहले रिडक्शन करवा दो, रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन आने तो चाहिए, तो पहले ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होगी, उससे इलेक्ट्रॉन आएंगे, उन इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही रिडक्शन होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता ना, ये रिडक्शन पहले हो गया ऑक्सीडेशन बाद में हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले एनोड की रिएक्शन लिखी जाएगी, एनोड से जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसके हिसाब से कैथोड की रिएक्शन लिखी जाएगी, क्योंकि यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उतने ही इधर कैच हो पाएंगे। क्लियर है? तो एक बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे, लेकिन पहले एनोड की फिर कैथोड की। क्लियर है? तो सबसे पहला क्या होता है, अज्यूम। हाँ, पहली चीज तो है कि नहीं दिया हो तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ही अज्यूम करना है, अनटिल अनलेस वो क्वेश्चन में मेंशन ना करें कि इलेक्ट्रोड मैंने इसका लिया है। तो अज्यूम इनर्ट इलेक्ट्रोड, या तो प्लेटिनम या ग्रेफाइट जो भी है, ठीक है। अनलेस मेंशन, जब तक दिया नहीं हो तब तक यही मेंशन करोगे, ठीक है। राइट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन फर्स्ट, पहले एनोड की रिएक्शन लिखेंगे फिर कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है, समझ गए ना, कि वो रॉड्स अगर एक्टिव है तो मैं फिर इलेक्ट्रोलाइट क्या ले रहा हूँ वो इग्नोर मार दूंगा। इन रॉड्स के हिसाब से ही मैं देखूंगा कि ये इसका जो आयन है वो सॉल्यूशन में जाएगा, वो आयन इधर आएगा। क्लियर है? फिर इलेक्ट्रोलाइट नहीं देखता हूँ। तो इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड ऑल द रिएक्शन स्टॉप्स एंड इलेक्ट्रोड देमसेल्फ स्टार्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। तो सिर्फ इलेक्ट्रोड की रिएक्शन होगी, फिर सॉल्यूशन को नहीं देखोगे। क्लियर है? एग्जाम्पल इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये 2 केस मतलब इसका एग्जाम्पल है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इसका पार्ट टूट के इस पे चिपक रहा है, और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में भी सेम यही प्रोसेस। तो उसमें कब होता है कि ऐसे इलेक्ट्रोड लेते हैं जो खुद भी रिएक्शन में पार्ट ले रहे हो, तो तब फिर सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं रहता है कि सॉल्यूशन में H2SO4 ले रहा हूँ, वाटर ले रहा हूँ, फिर वहाँ वो रिएक्शन नहीं करवाओगे, वहाँ सिर्फ एनोड कैथोड उनके रॉड्स की करवाओगे। ठीक है, कल क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो, जब भी कोई 2 मेटल, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक A- है एक B- है, ठीक है, 2 माइनस के चार्ज वाले हैं और दोनों एक साथ प्लस रॉड पे आए हैं और दोनों का SR भी सेम है, तो फिर दोनों ही रिएक्ट करेंगे। जैसे ऐसा होता है ना OH- और SO4-2, तो दोनों में से जो, देखो दोनों माइनस है तो दोनों का ऑक्सीडेशन करवाना है, तो जो ज्यादा नीचे आता है SRP में उसका ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर 2 ऐसे आयन हैं जिनका सेम SRP आ रहा है, ऑक्सीडेशन होगा। जो माइनस वाले हैं, हाँ नीचे वाले, हाँ सॉरी नीचे वाले का रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये रिडक्शन अगर इसका करवाना है मेरे को, ठीक है, तो नीचे वाले का होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 ऐसे हैं जिनका सेम SRP आ रहा है, तो सेम SRP आएगा तो फिर वो दोनों एक साथ रिएक्शन करेंगे और अलॉय बनाएंगे। अलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल होता है, तो अलॉयज बनते हैं, याद रखना। तो अलॉय कैसे बनते हैं, अगर दोनों का SRP सेम है तो अलॉय फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो एक थ्योरी का पॉइंट है, याद रखना, है ना। ये देखो, व्हेन 2 मेटल आयंस इन द सॉल्यूशन, बेटा इधर, व्हेन 2 मेटल आयंस इन द सॉल्यूशन हैव आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ SRP, अगर उनकी सेम SRP की वैल्यू है तो साइमल्टेनियस डिपोजिशन या एक साथ रिएक्शन होगी ऑफ बोथ द मेटल, दोनों मेटल रिएक्ट करेंगे, ठीक है। मेटल विल अकर एंड फॉर्मेशन ऑफ अलॉय अकर्स। समझ गया ना? अगर 2 मेटल का सेम SRP होगा तो दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे, दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे तो एक साथ चिपकेंगे या जमेंगे। तो 2 मेटल एक साथ जमना मतलब अलॉय फॉर्मेशन ना, जैसे आयरन प्लस कॉपर, ऐसे अलग अलग जो होते हैं, तो उनमें क्या होगा, अलॉय होगा। कब? जब SRP की वैल्यू सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल SRP तो क्या होगा, अलॉय होगा, साथ में डिपोजिशन होगा। तो इतना क्लियर है? ठीक है।
अब देखो सॉल्यूशन में से कैटायन अपोजिट साइड जाएंगे और एनायन अपोजिट साइड जाएंगे, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, एनायन का। तो एनायन सारे एनोड पे चले जाएंगे और कैटायन सारे कैथोड पे चले जाएंगे। तो जो एनायन उस पे गए हैं और जो कैटायन इस पे गए हैं वो उनके एसआरपी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है कि कैटायंस में दो डिफरेंट कैटायन अगर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो कौन से वाले कैटायन का रिडक्शन होगा, जो नीचे आता है ना, एसआरपी में जो नीचे आता है उसका रिडक्शन होता है। तो दो कैटायन ऐसे है तो जो नीचे होगा उसका रिडक्शन मतलब एसआरपी के हिसाब से, जिसका हायर एसआरपी, नीचे वालों का हाई होता है एसआरपी, तो हायर एसआरपी वालों का रिडक्शन होगा अगर कैटायन है तो। लेकिन अगर एनायन है तो एनायन में किसका ऑक्सीडेशन होगा, जो ऊपर आता है। तो वैसे तो मैंने तुमको एसआरपी वाली सीरीज में लिखवाया है ना कि आयंस अपन ने लिखे थे कुछ, याद है? हाँ, आयंस कुछ लिखे थे और वो आयंस मार्क भी किए थे कि HFO4 माइनस मार्क कर लेना, OH माइनस मार्क कर लेना, टिक करवाए थे मैंने। तो वो टिक इसीलिए करवाए थे कि मोस्ट प्रोबेबली वही यूज होंगे तुम्हारे, ठीक है। और उनको भी अगर फिर भी याद करना हो ईज ऑफ उसमें, तो ये एक ऑर्डर है। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नीचे से स्टार्ट होता है, तो ठीक है उसको अभी याद हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लियर? ऐसे मत आना, ऐसे लिख लेना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक ही ऑर्डर हो गया। उसके बाद छोटे से बड़े बड़े आयन के साइड जाते जाना। OH माइनस छोटा आयन है, NO3 माइनस उससे और बड़ा आयन है, SO4 माइनस 2 और बड़ा आयन है। इसमें 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर, 3 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, समझ गए ना। फिर ये सारे सिंगल सिंगल वाले, क्लियर है। तो जो सिंगल सिंगल वाले उसमें मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे लिखते हैं अपन, लेकिन सब कैसे माइनस वाले हैं। अगर मैं पूछूं इनमें से सबसे ज्यादा एसआरपी किसका है, नीचे वाले का है, तो नीचे वाला तो रिड्यूस हो रहा है ना, मुझे क्या करवाना है, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज जो ऊपर है उन्हीं का होगा ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, तो आयोडीन, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, क्लियर है। और उसके बाद छोटे से बड़े बड़े आयन की साइड चले जाना साइज के हिसाब से। क्लोरीन मतलब इसके बाद OH माइनस छोटा आयन है, फिर NO3 और बड़ा आयन है, फिर सल्फेट और बड़ा है। तो जो छोटा आयन होगा वो जाएगा और उसका होगा ऑक्सीडेशन, याद रहेगा। जो छोटा आयन होगा उसका ऑक्सीडेशन करना। मान लो तुम्हारे सॉल्यूशन में HCl है और KNO3 है, दोनों है, HCl भी और KNO3 भी है। तो तुमको दो एनायन मिलेंगे, एक HCl का Cl माइनस मिलेगा और KNO3 का NO3 माइनस मिलेगा। तो इन दोनों में से किस एनायन का ऑक्सीडेशन होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका होगा, Cl माइनस का, ना कि इसका, समझ गए। तो ये कल रिएक्शंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो आज जितना पढ़ाना है थ्योरेटिकल पोर्शन वाला, ये कल पढ़ के आना। कल फटाफट से इसके रिएक्शन करवा दूंगा मैं 10-15 मिनट में। फिर इसके आगे का पोर्शन होता है फैराडेज लॉ, तो वो अपने को कल पढ़ना है, क्लियर है। चलो ठीक है, ये वाला लेक्चर तो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। बट ये पढ़ के आना बेटा, है ना, जितना अभी लिखवाया है, ताकि कल रिएक्शन तुमको समझ में आएगी। और वो जो रिएक्शन है उनसे क्वेश्चन आता है यहाँ